Hello everyone, my name is Sahil and welcome back to my YouTube channel. This is brief introduction about myself. Okay. So हम लोग कर रहे थे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस और उसमें भी पहले चैप्टर में थे हम जिसका नाम है स्ट्रेस और उसमें भी हम रिजल्टेंट इंटरनल लोडिंग कैसे निकालते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में वो चीज़ देख रहे थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए थे हमने, तो वही कंटिन्यू करेंगे थोड़े से और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, ताकि आगे जाके आपको ऐसा कुछ नया फील ना हो। हाँ, मोटा मोटी ऐसी टाइप के सवाल रहेंगे, फिर आगे वाले चैप्टर्स में सिर्फ कंसेप्ट ऐड होते जाएंगे। तो क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में, डिटरमाइन द रिजल्टेंट इंटरनल लोडिंग ऑन द क्रॉस सेक्शन थ्रू पॉइंट सी। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर दिया है इसमें पॉइंट सी पर जो क्रॉस सेक्शन है उसमें रिजल्टेंट इंटरनल लोड कौन कौन सा लग रहा है वो पता करना है हमें। एंड एज्यूम द रिएक्शन एट द सपोर्ट ए एंड बी आर वर्टिकल। और ये जो सपोर्ट दिया हुआ है ए और बी, इस पर रिएक्शन सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन है ये एज्यूम करना है। ठीक है, तो पहले सी पे निकालना है, फिर दूसरे केस में डी पे निकालना है। हाँ, सेम ही चीज करनी है। तो सबसे पहले मैं ब्रीफली बता देता हूँ कि इंटरनल लोडिंग जो हमारी होती है वो चार टाइप की होती है। एक तो होता है नॉर्मल फोर्स, दूसरा होता है शियर फोर्स, तीसरा होता है बेंडिंग मोमेंट, चौथा होता है ट्विस्टिंग मोमेंट। ठीक है, तो कोई भी अगर एक मैं बॉडी ले लेता हूँ, अगर बॉडी पर फोर्सेस एक्ट कर रही है, ठीक है, कोई एक्सटर्नल लोडिंग एक्ट कर रही है F1 F2 F3 F4, तो इसके वजह से अगर मैं कोई भी एक सेक्शन काट लूँ बॉडी का, इसके वजह से इस सेक्शन पर जो इफेक्ट आएगा, ठीक है, एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से, उसका अगर मैं रिजल्टेंट ले लूँ, ठीक है, मतलब ऐसी कुछ इंटरनल फोर्सेस आएंगी। ठीक है, अगर मैं काट के देखूंगा यहाँ पे तो सेक्शन पे, तो इन जो इंटरनल फोर्सेस है उनका रिजल्टेंट अगर कोई एफ आर टाइप का फोर्स आ रहा है, फोर्स और मोमेंट आ रहा है, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारी अगर सिस्टम ऑफ फोर्सेस है तो उनको हम रिजल्टेंट फोर्स और मोमेंट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसी टाइप का अगर मैं कुछ करता हूँ, तो एफ आर को अगर मैं रिजॉल्व करता हूँ कि परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन और पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन, तो जो पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन है उसका तो बन जाता है शियर फोर्स, जिसको वी से डिनोट करते हैं, और जो परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन होता है वो होता है नॉर्मल फोर्स। मतलब जो भी टेंशन और कंप्रेशन टाइप का इफेक्ट क्रिएट करने का कोशिश करता है वो बेसिकली नॉर्मल लोड होता है हमारा, और जो बॉडी को शेयर करने का कोशिश करता है वो शेयर लोड होता है। सेम चीज हो जाती है मोमेंट के साथ। अगर मोमेंट को भी मैं रिजॉल्व करता हूँ, एक तो परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन और एक कोई भी ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल टू द क्रॉस सेक्शन, तो जो परपेंडिकुलर वाला है उसको टॉर्शन बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल है उसको बेंडिंग मोमेंट बोलता है। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट बॉडी को बेंड करने का ट्राई करता है, टॉर्शन वाला ट्विस्ट करने का ट्राई करता है। ठीक है, अभी के लिए इतना याद में रखो। हाँ, पिछले वाले वीडियोस में मैंने काफी डिटेल में समझाया है कंसेप्ट वाले में। कंसेप्ट के लिए मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है, जिसमें डिटेल में यही चीज एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, एंड आगे आगे जैसे चैप्टर्स में जाएंगे तो इन सारे लोड्स के बारे में हम सेपरेटली भी पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारी होती है इंटरनल लोडिंग्स, वही हमें निकालने के लिए पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में ऐसा क्या अलग है जो बाकी पिछले क्वेश्चंस में नहीं था। तो आपको जो एक खतरनाक से ट्रायंगल टाइप का लोड दिख रहा होगा, ये पिछले क्वेश्चंस में हमने अभी तक नहीं करा था। हमने डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग करी है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग में भी कौन सी करी है, यूनिफॉर्म वाली करी है। ठीक है, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड था। अब ये कैसा लोड है, ये रेक्टेंगुलर टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है लोड का। ठीक है, इस टाइप का है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा था, अगर मुझे जब भी डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग दी हो तो हमें दो चीजें निकालनी होती है कि इस डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग की वजह से इक्विवेलेंट लोड कितना होगा। ठीक है, लोड या फोर्स जो भी बोल लो, और पॉइंट ऑफ एक्शन। पॉइंट ऑफ एक्शन मतलब ये कहाँ पर एक्ट करेगा, ये दो चीजें निकालनी होती है हमें जब भी डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग दी हुई हो। तो इसके केस में कैसा हो रहा था, यूनिफॉर्म लोडिंग के केस में, यूनिफॉर्म लोडिंग के केस में जैसे दिखाई दे रहा है, ये अगर पूरे लेंथ पे एक्ट कर रहा है बीम के, और इसकी इंटेंसिटी, ठीक है, जिसको ओमेगा से डिनोट करते हैं हम, तो ओमेगा हमारा होता है लोड पर यूनिट लेंथ। ठीक है, इसका यूनिट बेसिकली न्यूटन पर मीटर, किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, इस टाइप से होता है। तो
अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उस केस में क्या बोल रहे थे हम, उस केस में अगर इक्विवेलेंट लोड निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, वो सिंपल टर्म्स में हो जाएगा, लोड को अगर मैं लेंथ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो वो मेरा इक्विवेलेंट लोड हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं पूरे लेंथ के लिए निकालना है मेरे को इक्विवेलेंट लोड, अगर सिर्फ इतने लेंथ के लिए निकालना है तो अगर ये लेंथ एक्स है तो इसके लिए कितना आ जाएगा, इसके लिए आ जाएगा मतलब इक्विवेलेंट लोड फॉर लेंथ एक्स क्या हो जाएगा, ओमेगा, क्योंकि ओमेगा तो कांस्टेंट है हर जगह, इंटू एक्स, ठीक है, मतलब लोड इंटू लेंथ। सिमिलरली ये ऐड कहाँ पे करेगा, ऐड करेगा इस, ये जो फिगर है उसके सेंट्रॉइड पे, सेंट्रॉइड और रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड होता है बीचों बीच, तो ये L/2 पे ऐड करेगा। अगर मैं पूरे बीम की बात करूं और अगर सिर्फ इस x की बात करता हूं तो ये x/2 पर ऐड करेगा, ठीक है। कैसे निकाला था ये हमने, तो इस वीडियो में हम ट्रायंगल के लिए डिराइव कर लेते हैं, ठीक है, बाद में मैं सीधे रिजल्ट यूज करूंगा अगले सारे वीडियोस में। तो हमने इस टाइप से निकाला था कि अगर मैं कोई भी एक जनरल लोडिंग मान लेता हूँ, सपोज पहले इसको बोल देते हैं, ये हमारा लेंथ वाला एक्सिस है जिसको एक्स बोल देते हैं, और ये लोडिंग इंटेंसिटी वाला एक्सिस है, ठीक है। और हमारे पास कोई लोड है जो कुछ ऐसे गंदे तरीके से वैरी कर रहा है, ठीक है, इस टाइप से एक्ट कर रहा है, जिसकी लोडिंग इंटेंसिटी है ओमेगा, हर जगह पे चेंज हो सकती है, ठीक है। ये मेरा ओरिजिन है, यहाँ पे ओरिजिन फिक्स कर लिया। तो अगर मुझे किसी भी एक्स डिस्टेंस पर अगर लोड इक्विवेलेंट लोड निकालना है, मतलब इस डिस्टेंस तक के लिए इक्विवेलेंट लोड निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो एक स्ट्रिप ले लूंगा, ठीक है। तो इसका वर्टिकल हाइट कितना होगा, इसका वर्टिकल हाइट हो जाएगा मेरा ओमेगा, ठीक है, क्योंकि और ओमेगा एक्स का फंक्शन है, ओमेगा इज योर फंक्शन ऑफ एक्स, ओमेगा हो जाएगा, और ये जो इसकी विड्थ है स्ट्रिप की उसको मैं डीएक्स बोल देता हूँ। तो अगर मुझे इक्विवेलेंट लोड निकालना है, ठीक है, तो वो तो मतलब इस छोटे से एलिमेंट की वजह से अगर इक्विवेलेंट लोड निकालना है तो वो तो हो जाएगा, अगर मैं उसको डी डब्ल्यू बोल देता हूँ, ठीक है, इस छोटे से स्ट्रिप की वजह से लोड निकालना है तो ओमेगा इंटू डी एक्स, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल के लिए जितनी इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स, तो वो हो जाएगा लोड। तो अगर सेम चीज मुझे एक्स डिस्टेंस तक के लिए निकालनी है कितना लोड होगा, तो क्या करूंगा मैं, इस डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट कर दूंगा 0 से x तक, ठीक है, तो ये डब्ल्यू एक्स आ जाएगा, मतलब इस साइड भी इंटीग्रेट कर दूंगा 0 से x तक, ठीक है, तो ये हो गया 0 से x ओमेगा डी एक्स, ठीक है। तो अगर मेरी लोडिंग इंटेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, वैरी कर रही है, तो इक्विवेलेंट लोड तो इस टाइप से निकलेगा। इतना क्लियर है। अभी नेक्स्ट चीज आ जाती है सेंट्रॉइड कैसे निकलेगा। सेंट्रॉइड मतलब क्या, सेंट्रॉइड मतलब ये वाला लोड जो इक्विवेलेंट लोड है वो किसी एक ऐसे डिस्टेंस पर एक्ट करे जिसके वजह से मूवमेंट सेम टू सेम आए, जो इस लोडिंग की वजह से आ रहा है सेम पॉइंट के अबाउट, ठीक है। तो ओमेगा इंटू एक्स बार टाइम्स एक्स डिस्टेंस के लिए अगर मैं देखूँ, ठीक है, एक्स डिस्टेंस के लिए अगर मैं देखूँ तो ये हो जाएगा ओमेगा डी एक्स लोड हो जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ पे एक्ट कर रहा है, एक्स डिस्टेंस पर एक्ट कर रहा है, ओमेगा डी एक्स मेरा लोड है इंटू एक्स, ठीक है। मतलब मैं किसी भी पॉइंट पर मतलब मैं थ्रू आउट इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर मैं निकालूं, तो एक कोई जनरल लेंथ मान लेते हैं एक्स, ठीक है, तो और एक स्ट्रिप ले लेते हैं, वो स्ट्रिप एक्स दूरी पे है, तो वो जितना मोमेंट क्रिएट करेगी ओमेगा डी एक्स इस, ये जो हमारी स्ट्रिप है ये वाली, ठीक है, इसके वजह से जो मोमेंट है वो आ रहा है, सॉरी फॉर दिस, ओमेगा डी एक्स इस स्मॉल स्ट्रिप की वजह से मूवमेंट आ रहा है, ठीक है। और ये जो हमारी स्मॉल स्ट्रिप है वो एक्स डिस्टेंस पर है ओरिजिन से, ठीक है। तो ओमेगा डी एक्स इंटू एक्स अगर मैं करता हूँ तो वो क्या आ जाता है, इस स्ट्रिप की वजह से मूवमेंट आ जाता है ओरिजिन पे। तो अगर मैं इसको आ, इसको मैं अगर थ्रू आउट द
बीम अगर लेंथ है बीम की एल, इंटीग्रेट कर देता हूँ, ठीक है। अगर मुझे सिर्फ एक्स डिस्टेंस के लिए चाहिए या एल डिस्टेंस के लिए चाहिए, ठीक है, पूरे बीम के लिए चाहिए, तो थ्रू आउट अगर एल में इंटीग्रेट कर देता हूँ तो मुझे ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जहां पर ये डब्ल्यू एक्ट कर रहा है, ठीक है, मतलब इक्विवेलेंट लोड एक्ट कर रहा है। तो एक्स बार क्या हो जाएगा हमारा, एक्स बार हो जाएगा 1/w इंटीग्रल ऑफ 0 to L ओमेगा एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो अगर सिर्फ इतना पोर्शन कंसिडर कर रहा हूँ तो एक्स 0 से x तक आएगा। अगर इतना कर रहा हूँ तो यहाँ तक की जितनी लेंथ है वो आएगा, ठीक है। अगर पूरा पूरा कर रहा हूँ तो पूरी एल तक लेंथ आएगी, ठीक है। इतना क्लियर है। अब सेम कंसेप्ट लगा के मैं ट्रायंगल के लिए निकाल लेता हूँ, ठीक है, और वही चीज हम यूज करेंगे। तो ट्रायंगल के लिए क्या आएगा, ट्रायंगल के लिए सपोज इस टाइप से, या तो इस टाइप से बना लेते हैं, कैसे भी बना लेते हैं भाई। तो सपोज यहाँ जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो ओमेगा है, और ये जो लेंथ है टोटल वो एल है। तो अगर मैं ये मेरा ओरिजिन मान लूँ, इसको एक्स बोल दूँ, तो किसी एक्स डिस्टेंस पर, तो इसको उल्टा बनाते हैं, थोड़ा ज़्यादा सिंपल हो जाएगा ये, ठीक है। आने तो दोनों सेम ही रिजल्ट, बट इसमें मैथ्स थोड़ी सिंपल हो जाएगी। तो इसको अगर मैं ऐसे बना लेता हूँ, तो ये मेरी ओमेगा है इंटेंसिटी, ठीक है। यहाँ पे 0 है। किसी एक्स डिस्टेंस पर इंटेंसिटी कितनी होगी, ओमेगा एक्स मान लो, ठीक है, क्योंकि ये इससे तो कम ही दिख रहा है, सेम तो होगी नहीं। और टोटल लेंथ मेरी एल है, ठीक है। ट्रायंगल लॉ के हिसाब से ये अगर एंगल थीटा है, ठीक है, ये तो ओमेगा वाला है एक्सिस है, और ये लेंथ वाला एक्सिस है। तो tan थीटा क्या हो जाएगा मेरा, tan थीटा हो जाएगा अपोजिट बाय हाइपोटेनियस, विच इज नथिंग बट ओमेगा एक्स बाय एक्स। और सेम बड़े वाले ट्रायंगल में अगर मैं tan थीटा लेता हूँ तो वो भी सेम हो जाएगा, विच इज नथिंग बट ओमेगा बाय एल, ठीक है। तो किसी भी एक्स डिस्टेंस पर इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी ओमेगा बाय एल इंटू एक्स। तो ये तो आ गई मेरी लोडिंग इंटेंसिटी, ठीक है, किसी भी एक्स डिस्टेंस पर। अब ये जब आ गया, तो अगर मुझे टोटल लोड कितना एक्ट कर रहा है एक्स डिस्टेंस पे, या तो मतलब टोटल लोड कितना एक्ट कर रहा है इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, वो निकालना है। तो वो कैसे निकालूंगा मैं, ओमेगा मतलब डब्लू इज नथिंग बट 0 से लेके एल तक ओमेगा एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। ये जो किसी भी रैंडम डिस्टेंस पर जितनी इंटेंसिटी है उसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं डी एक्स से, मतलब ऐसी एक्स डिस्टेंस पर स्ट्रिप ले ले रहा हूँ, यहाँ पर तो ओमेगा एक्स ही होगी इंटेंसिटी, इसको डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इस विड्थ की वो आ जाएगी। जनरली ये रेक्टेंगल तो नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे मान सकते हैं हम, क्योंकि ये स्ट्रिप काफी छोटी है, ठीक है, डी एक्स इनफाइनेटसिमली स्मॉल है, इसलिए डब्ल्यू एक्स इंटू डी एक्स ये रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा। एंड 0 से एल अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, ओमेगा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, डब्ल्यू बाय एल इंटू एक्स टू डी एक्स। ये हो गया 0 से एल, डब्ल्यू बाय एल बाहर हो जाएगा, तो ये हो गया इंटीग्रल एक्स डी एक्स 0 से लेके एल। तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा बाय एल इंटू एक्स का इंटीग्रेशन x² बाय 2, एंड इट इज इक्वल टू 0 से लेके एल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ओमेगा इंटू L² बाय 2L, विच इज नथिंग बट ओमेगा इंटू L/2, ठीक है। अब जो रिजल्ट आया है, मतलब इक्विवेलेंट लोड कितना आएगा इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, इक्विवेलेंट लोड आएगा ओमेगा इंटू L/2। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं ताकि आगे जाके थोड़ा सिंपल हो जाए। ओमेगा क्या था हमारा, ट्रायंगल की हाइट। एल क्या था हमारा, ट्रायंगल का बेस, ठीक है। या तो जैसे भी देख लो आप, ये हाइट मान लो ये बेस मान लो, जैसा मानना है वैसे मान लो। तो एल हाइट, एल बेस था, ओमेगा हाइट थी।
तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। मतलब जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन का शेप है, उसका जो एरिया होगा वही क्या होगा? इक्विवेलेंट लोड। तो इक्विवेलेंट लोड, एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मतलब ये जो एरिया अंडर दिस कर्व है ना, वही होगा आपका इक्विवेलेंट लोड। ठीक है, यहां से निकल के आ गया। अब अगली चीज पे आ जाते हैं। जब डब्लू निकल के आ गया है मेरा, तो सेंट्रॉइड कैसे निकालना है इसका? सेंट्रॉइड भी सिंपल है। ओरिजिन के अबाउट देखना है सारा। तो सपोज कोई एक मतलब ये इक्विवेलेंट लोड डब्लू जो हमने निकाला, वो एक्स बार डिस्टेंस पर एक्ट कर रहा है तो कुछ मोमेंट आ रहा है। ठीक है, डब्लू एक्स बार डिस्टेंस पर एक्ट कर रहा है तो कुछ मोमेंट आ रहा है। ओमेगा डी, ओमेगा एक्स इंटू डी एक्स, मतलब ये वाला स्ट्रिप की वजह से जो लोड है वो एक्स डिस्टेंस पर एक्ट कर रहा है तो कुछ मोमेंट आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं जीरो, ये जो डब्ल्यू है वो पूरे लेंथ के लिए है, तो इसको मैं जीरो से एल तक इंटीग्रेट कर दूं तो दोनों की वजह से मोमेंट सेम होने चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? ये हो जाएगा यहाँ पर सर डब्ल्यू एक्स की वैल्यू रखनी, सॉरी फॉर दिस। तो डब्ल्यू एक्स की वैल्यू अगर मैं रखता हूँ तो इट इज डब्ल्यू एल बाय एक्स, और एक्स से वापस मल्टीप्लाई करना है इंटू डी एक्स। इंटीग्रल इज फ्रॉम जीरो टू एल, तो ओमेगा बाय एल तो बाहर आ गया। इंटीग्रल में रह गया आपका एक्स स्क्वायर डी एक्स, जीरो से एल। और आपका ओमेगा बाय एल को एज इट इज लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है एक्स क्यूब बाय थ्री। ठीक है ना, तो पता ही होगा। ये जीरो से एल हो गया। ओमेगा बाय एल एक्स, इसमें लिमिट पुट कर देंगे। अपर लिमिट है आपकी एल क्यूब बाय थ्री, लोअर लिमिट आ जाएगी जीरो बाय थ्री। ठीक है, इसलिए वो नहीं भी लिखे तो भी चल जाएगा, जीरो बाय थ्री। यहाँ से आ जाएगा आपका डब्ल्यू बाय एल, सॉरी ओमेगा बाय एल इंटू एल क्यूब बाय थ्री, जो कि आपका हो जाएगा कितना? ये एल इससे कट जाएगा तो इट इज ओमेगा एल स्क्वायर बाय थ्री। ठीक है, ये आ जा रहा है आपका डब्ल्यू एक्स बार। डब्ल्यू क्या निकाला था हमने? डब्ल्यू निकाला था ओमेगा एल बाय टू। ठीक है, तो डब्ल्यू इज नथिंग बट ओमेगा एल बाय टू इंटू एक्स बार इज इक्वल टू, इधर आ रहा है ओमेगा एल स्क्वायर बाय थ्री। ओमेगा ओमेगा कट गया, एक एल एल स्क्वायर से कट गया। ठीक है, एक्स बार क्या आ गया? एक्स बार आ गया टू बाय थ्री टाइम्स एल। ठीक है, तो इससे क्या निकल के आ रहा है? इससे ये निकल के आ रहा है, ये जो एक्स बार है वो है मेरा टू बाई थ्री टाइम्स एल। मतलब अगर एल टोटल लेंथ है ट्रायंगल की, ठीक है, तो उसका जो जीरो इंटेंसिटी वाला पॉइंट है वहां से टू बाई थ्री, टू बाई थर्ड डिस्टेंस पर ये जो इक्विवेलेंट लोड है वो एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको हमेशा के लिए याद रखना है। ये एक्स बार यहाँ से टू बाई थ्री है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? वन बाई थ्री। मतलब ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा एल बाई थ्री। मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी वाले पॉइंट से एल बाई थ्री डिस्टेंस पर एक्ट करेगा लोड, और मिनिमम इंटेंसिटी वाले मिनिमम इंटेंसिटी, सॉरी फॉर दिस, ओके, सो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाले डिस्टेंस से टू बाई थ्री, सॉरी एल बाई थ्री, मतलब वन बाई थ्री डिस्टेंस पर एक्ट करेगा, और मिनिमम इंटेंसिटी वाले मिनिमम इंटेंसिटी वाले पॉइंट से टू बाई थ्री डिस्टेंस पर एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको याद रखनी है ट्रायंगल के लिए आज से। तो तीन चीजें क्या निकाली हमने? फॉर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इन अ ट्रायंगल, equivalent load is nothing but equal to area of triangle, centroid is equal to 2l by 3 from minimum intensity point। ठीक है, मिनिमम इंटेंसिटी पॉइंट से 2l/3 डिस्टेंस पर एक्ट करेगा। क्लियर है? इतना कर लिया तो बाकी प्रॉब्लम्स तो अपने आप सिंपल हो गया, क्योंकि सिर्फ रिएक्शन निकालनी है, जो कि हम पिछले वीडियोस से करते आ रहे हैं। ठीक है, तो
स्ट्रेट अवे रिएक्शन निकालने पे शिफ्ट हो जाते हैं हम। क्या बोल रहा है वो? इंटरनल रिजल्टेंट लोडिंग एट पॉइंट सी निकालना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं इसका। ये मेरा बीम है। पॉइंट ए पर जैसे कि उसने बोला था स्टार्टिंग में ही वर्टिकल रिएक्शन लग रहा है बस। पॉइंट बी पर भी सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन लग रहा है, सो इट इज बी। और ये जो रेक्टेंगल वाला मतलब ये जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, ए और सी के बीच में एक लोड लग रहा है जो कि है 6 किलो न्यूटन का। और ये जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है ये कहाँ पे एक्ट करेगा? ये एक्ट करेगा यहाँ से 2/3 डिस्टेंस पर। मतलब मैं लिख देता हूँ, ये मेरा पॉइंट सी है अगर, तो ए से सी तक का डिस्टेंस तो है 1 मीटर, और सी से लेके बी तक का डिस्टेंस है 3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से जो ट्रायंगल की लेंथ है, ट्रायंगल की लेंथ कितनी है? 3 मीटर है। तो 3 मीटर का 2/3 कितना हो जाएगा? 2/3 × 3, विच इज नथिंग बट 2। मतलब इस बी पॉइंट से 2 मीटर पर एक्ट करेगा, तो बी पॉइंट से 2 मीटर पर एक्ट करेगा। अभी निकाला हमने। और इंटेंसिटी कितनी रहेगी? इंटेंसिटी रहेगी इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर। ट्रायंगल का एरिया कितना है? ट्रायंगल का एरिया है ओमेगा। ओमेगा कितना है? 3 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ओमेगा इज 3 किलो न्यूटन पर मीटर। लेंथ कितनी है? लेंथ है 3 मीटर। सो इट इज 3 मीटर अपॉन 2। सो 3 3 9/2। सो दिस इज 9/2 किलो न्यूटन। क्लियर है? तो अब सारी चीजें आ गई। यहाँ से रिएक्शन पता चल जाएगी। और तो यहाँ से रिएक्शन अगर हमें पता है, लेट मी जस्ट erase it so that we can write। तो रिएक्शन कैसे पता चलेगी? कोऑर्डिनेट एक्सिस सेटअप कर लेते हैं। सो दिस इज से एक्स, दिस इज वाई। तो समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, इसका कोई काम नहीं है क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाला कुछ भी नहीं है सीन। ठीक है, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 पे आते हैं सीधे स्ट्रेट अवे। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आर ए प्लस आर बी। अपवर्ड है तो पॉजिटिव। सिमिलरली -6 -9/2 डाउनवर्ड है तो नेगेटिव। तो यहाँ से आपका आर ए, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 6 + 4.5, तो विच इज नथिंग बट 10.5। तो यहाँ से आर ए प्लस आर बी तो आपका आ गया 10.5 किलो न्यूटन। 5 किलो न्यूटन। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आते हैं। एफ एक्स तो यूज नहीं कर सकते, एफ वाई यूज कर लिया। अब बचा कौन सा तीसरा? मोमेंट वाला। अब मोमेंट वाला कर लेते हैं। ए और बी दोनों के अबाउट कर सकते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं है ज्यादा। तो मोमेंट अबाउट पॉइंट ए ले लेते हैं। मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0। तो ए के अबाउट लेंगे, तो क्लॉकवाइज अगर मैं पॉजिटिव मानता हूँ, तो 6 इंटू यहाँ से यहाँ तक ए तक का डिस्टेंस कितना है? 0.5 मतलब हाफ। तो 6 इंटू हाफ, क्लॉकवाइज पॉजिटिव माना है इसलिए ये क्लॉकवाइज है। प्लस 9/2 का यहाँ से डिस्टेंस कितना है? यहाँ से सी तक का 1 मीटर है। ठीक है, सी से ए तक का 1 मीटर है तो 2 मीटर। तो 9/2 × 2 मीटर। ठीक है, 6 न्यूटन और 9/2 की वजह से क्लॉकवाइज मूवमेंट है। आरबी की वजह से एंटी क्लॉकवाइज है, तो इट इज आरबी इंटू वहां से ए तक का डिस्टेंस कितना है? 4 मीटर इज इक्वल टू 0। सो योर नेक्स्ट इज 2 3 × 6, तो यहाँ 3 आ जाएगा, 2 2 कैंसिल, यहाँ 9 आ जाएगा। एंड ये निगेटिव वाला इधर चले जाएगा, तो इट इज 4 आरबी। तो 9 + 3 इज 12 एंड इट इज इक्वल टू 4 आरबी। सो योर आरबी इज इक्वल टू 4 3 12, 3 किलो न्यूटन। तो यहाँ से आपका आरबी का वैल्यू आ गया, आरबी का वैल्यू आ गया 3 किलो न्यूटन। तो यहाँ से आर ए कितना आ जाएगा? आर ए आ जाएगा 7.5 किलो न्यूटन। ठीक है, माइनस करना है 10.5 में से, तो ये आ जाएगा। अब इतना क्लियर है? ये तो हो गई रिएक्शन जो कि उन्होंने पूछा नहीं था। उन्होंने पूछा क्या है? रिजल्टेंट इंटरनल लोडिंग क्या आएगी सी पे। तो सी पर लोडिंग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सी पर लोडिंग निकालने के लिए हमें सी पर सेक्शन डाल के फ्री बॉडी डायग्राम बनानी पड़ेगी।
आर ए तो ऐसे ही आएगा, दोनों में से कोई भी साइड ले सकते हो आप, आर ए आर बी दोनों ले सकते हो। मैं ये लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है आपका, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है हाफ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी हो जाएगा हाफ, ये टोटल डिस्टेंस है 1। ये है पॉइंट सी। पॉइंट सी पर सपोज शियर फोर्स लग रहा है वी सी, नॉर्मल लोड लग रहा है एन सी, और मोमेंट लग रहा है पॉइंट सी पर, मोमेंट एट पॉइंट सी। ठीक है, ये फ्री बॉडी डायग्राम बना ली। ठीक है, कुछ भी एज्यूम किया है, मतलब डायरेक्शन वाइज। अब वो आपको बाद में पता चल जाएगा कि मतलब सही है कि नहीं है आफ्टर सॉल्विंग। कोऑर्डिनेट एक्सिस जो माने थे वही मानेंगे, एक्स और वाई। क्लियर है। तो यहाँ से समेशन एफ एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, समेशन एफ एक्स करेंगे, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो करेंगे तो यहाँ से एनसी की वैल्यू जीरो आ जाएगी, मतलब नॉर्मल लोड तो नहीं एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो एन सी जीरो आ गया। सिमिलरली वाई डायरेक्शन में, एक्स दिस इज वाई, तो वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, आर ए प्लस वी सी इज इक्वल टू सिक्स। ठीक है, तो दो अननोन है यहाँ पे, सॉरी दो अननोन नहीं है, आर ए पता है हमें, आर ए है 7.5, तो वी सी आ जाएगा 6 - 7.5। ठीक है, विच इज नथिंग बट -1.5 किलो न्यूटन। तो हमने ये अपवर्ड मानी थी, तो अपवर्ड ना होके इसका डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ है। ठीक है, नेगेटिव साइन आ रहा है, मतलब ये हमने जो एज्यूम की थी डायरेक्शन उसके अपोजिट है। ठीक है, तो मैंने अपोजिट मान लिया। अब नेक्स्ट चीज है, सी पर मोमेंट निकालना है। सी पर मोमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, मोमेंट अबाउट पॉइंट सी इज इक्वल टू जीरो, सम कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा, ऊपर क्या मान रहे थे हम, क्लॉकवाइज पॉजिटिव मान रहे थे ना, तो आर ए की वजह से, सॉरी, हाँ, आर ए के वजह से पॉइंट सी के अबाउट क्लॉकवाइज ही मूवमेंट आएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे देखोगे तो आर ए की वजह से सी के अबाउट क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा, एंड सिक्स के वजह से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा। तो आर ए की वजह से क्लॉकवाइज आएगा तो आर ए क्रॉस डिस्टेंस है 1 मीटर, सिक्स की वजह से एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो -6 क्रॉस हाफ, और ये जो मोमेंट एट सी माना है वो एंटी क्लॉकवाइज माना है, तो मोमेंट एट सी वो माइनस ले लेंगे, इज इक्वल टू जीरो है। आर ए की वैल्यू क्या है, ये थोड़ा मिटा देता है, आर ए की वैल्यू है हमारी 7.5 -3, और ये माइनस एम सी इज इक्वल टू जीरो, तो मोमेंट एट सी हो जाएगा मेरा 4.5 किलो न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ से तीनों चीजें आ गई आपकी। एक तो पहले क्वेश्चन के लिए पॉइंट सी पर नॉर्मल रिएक्शन जीरो है, मोमेंट एट पॉइंट सी है मेरा, कितना निकाला अभी, 4.5, मोमेंट एट पॉइंट सी है 4.5। यार यहाँ ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा, ये लिख लेते हैं। तो मोमेंट एट पॉइंट सी है 4.5 किलो न्यूटन, सॉरी यूनिट गलत लिख दिया मैंने, किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन है जीरो, शेयर फोर्स है 1.5, ये है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मोमेंट है मेरा काउंटर क्लॉकवाइज, जो एज्यूम किया था वही आया है। ठीक है, तो ये तो हो गया पार्ट ए। अब पार्ट बी का क्या करना है, पार्ट बी के लिए, क्योंकि उसमें भी हमें सेम चीज करनी है लेकिन दूसरे सेक्शन पे करनी है, दूसरा सेक्शन मतलब सेक्शन डी पे करनी है। ठीक है, तो सेक्शन डी पे करनी है, तो ये वाला साइड लोगे ना आप, तो ये वाले साइड में क्या दिक्कत आ जाएगी, ये वाला जो लोड है वो ट्रेपेजॉइड टाइप का बन रहा है। ठीक है, इसको हम दूसरे वीडियो में सॉल्व करेंगे, ये काफी लेंदी हो जाएगा, इसको इसको लेके भी हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सेक्शन डी पे लोड निकालना है और ये वाला साइड कंसिडर करते हो तो इधर ट्रायंगल वाला बन रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सपोज डी पे निकालना है मुझे, सो दिस इज डी, बी पर तो आर बी आएगा मेरा, बी से डी तक का डिस्टेंस कितना है 1.5, 1.5 मतलब 3/2 मीटर। ठीक है, और यहाँ से 3/2 मीटर पर मेरा क्या कर रहा है,
तो ये 3/2 डिस्टेंस पर एक्ट कर रहा है, और यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी कैसे कितनी होगी वो कैसे निकाल सकते हैं हम? सिंपल है, टोटल नीचे कर लेते हैं वो। सपोज ये टोटल जो लेंथ थी वो थी मेरी 3 मीटर, ठीक है। उसके लिए इंटेंसिटी थी 3 kN/मीटर। तो 3/2 पे कितनी आएगी, 3/2 लेंथ पे कितनी आएगी, ये निकालना है हमें। तो Ω(x)/3/2 इज इक्वल टू 3/3, ठीक है। ये जैसे पहले किया था हमने, tan थीटा ले लेंगे अपोजिट बाय हाइपोटेनियस, मतलब 3/3। और इस छोटे ट्रायंगल के लिए लेंगे Ω(x)/3/2। तो ये कैंसिल हो गया, Ω(x) क्या आ जाएगा, Ω(x) आ जाएगा 3/2। मतलब इस छोटे, मतलब बी से डी तक के पोर्शन के लिए ये जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है यहाँ पे है 3/2। ठीक है, क्लियर है? जब इतना क्लियर है, तो ये जो ट्रायंगल की वजह से इक्विवेलेंट लोड है वो कितना आएगा, एरिया ऑफ इस एरिया ऑफ ट्रायंगल के बराबर, जो कि होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। सो विच इज नथिंग बट 9/8। ये तो आ जाएगा डब्ल्यू की वैल्यू, ठीक है। ऊपर स्टार्टिंग से जिन्होंने वीडियो देखा है उनको पता है ये हमने कैसे डिराइव किया है, सारा कुछ डिराइव किया है हमने इस वीडियो में, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूला नहीं लिख रहा है। तो ये तो आ गया किलो न्यूटन में लोड। और ये एक्ट कहाँ करेगा, ऊपर देख सकते हैं आप, इक्विवेलेंट लोड आता है मतलब लोडिंग इंटेंसिटी इंटू लेंथ डिवाइड बाय 2, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल के बराबर। और एक्ट करता है 2L/3 डिस्टेंस पे, मतलब 2/3 ऑफ लेंथ पे। कहाँ से, मिनिमम, जो आपका क्या है, ये क्या लिख दिया है, अच्छा, मिनिमम इंटेंसिटी पॉइंट जो है वहां से, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम इंटेंसिटी पॉइंट कहाँ पे है, बी पे है, ठीक है। तो यहाँ से 2/3 लेंथ कितनी है, इतनी। तो 2/3 लेंथ कितनी है, 3/2। तो विच इज नथिंग बट 1। तो यहाँ से 1 मीटर पर, बी से 1 मीटर की दूरी पर 9/8 kN इंटेंसिटी का, सॉरी, 9/8 kN का लोड एक्ट करेगा, ठीक है। ये हो गई डी की फ्री बॉडी डायग्राम। और डी पर हमें निकालना है नॉर्मल रिएक्शन, जो कि जिसको बोल देते हैं एनडी। हमको निकालना है शेयर रिएक्शन, जिसको बोल देते हैं वीडी। और निकालना है हमें मोमेंट, जिसको बोल देते हैं एमडी, ठीक है। अब सेम जो प्रोसेस हमने फॉलो किया था सी के लिए, सेम आपको फॉलो करना है और ये वैल्यूज आपको निकालनी है, ठीक है। ट्रिकी पार्ट बस ये था यहाँ पे कि मतलब कहीं पे बीच में Ω(x) कैसे निकालना है, वो ट्रिकी पार्ट था। और तो कुछ इसमें ट्रिकी था नहीं, ये बाकी चीज हम पहले भी कर चुके हैं फॉर सी। सो यू कैन रिपीट दिस फॉर पॉइंट डी, ठीक है। सो आई होप आई मेड you clear everything in this video. Still, if you have any doubt, please do let me know in the comment section, and thanks for watching.